हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने क्लास 10th का ओल्ड चैप्टर का फार्मूला। ये आपका मास्टर फार्मूला आने वाला है। इसमें सभी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14, 15 जितना भी चैप्टर है सभी का आपको ओल्ड फार्मूला बताने वाला है। यदि आपके हाथ में फार्मूला है तो आप एग्जाम में 20 से 25 नंबर आप आराम से ईजिली उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फार्मूला है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सही से कर सकते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर पाइएगा और प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जानते हैं मैथ का जान ही फार्मूला है। अगर फार्मूला आपके हाथ में है तो आप मैथ अच्छा से कर पाइएगा, फार्मूला अगर नहीं है तो आप अच्छा से मैथ नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑल चैप्टर का हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा आ रहा है वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा वास्तविक संख्या आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा फार्मूला ज़रूरत है। देखिए एक आपका होता है फार्मूला यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसका फार्मूला है a + bq + r। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, याद रखिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग जो होता है चैप्टर 1 में आपका होता है HCF निकालने के लिए होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग HCF निकालने के लिए इसका फार्मूला है क्या, a + bq + r, a + bq + r। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस तरह से हम लोग होता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करिएगा तो 5 5 जा क्या होगा 25 हो जाएगा। इसको क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ये आपको पता है। अब आपको एक फार्मूला देखिए बन के तैयार हो गया। अगर हमको a निकालना है तो a बराबर क्या हो गया, b को अगर q से गुना करने होंगे तो bq और प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का साइन होगा। ठीक है, मिस्टेक से यहाँ पर बराबर हो, a बराबर bq + r। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, क्या है a बराबर bq + r। यहाँ पर a बराबर bq + r होगा। देखिए यहाँ पर अगर हमको a लाना है, ना a निकालना है तो b को q से हमको गुना करना होगा प्लस r को जोड़ना होगा। देखिए कैसे हम समझाते हैं। मान लीजिए हमको 27 लाना है तो 27 का लाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, b को q से मल्टीप्लाई किए, और जो शेषफल है वो आके इसमें जोड़ दिए। तो देखिए 27 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और +2, तो 27 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं HCF निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसका फॉर्मूला क्या है, a बराबर bq + r होगा, a बराबर bq + r। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी से एक फार्मूला और बनता है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया। देखिए इसी से हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला देखिए हमारा बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है यहाँ तक हो गया। अब देखिए भाज्य को हम लोग क्या माने थे, a माने थे, इसको क्या माने थे b माने थे, इसको क्या माने थे q माने थे, इसको क्या माने थे r माने थे, ये माने थे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला हो गया a बराबर bq + r। दूसरा देखिए फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एक फार्मूला और यूज करते हैं। देखिए एक फार्मूला करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। ये फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो संख्या रहेगा, उसका HCF और LCM को क्या करना है, आपको सत्यापित करना पड़ता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका
दो संख्या a इंटू बी है और यहाँ पर क्या है HCF इंटू LCM निकला है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमको क्या करना है, अगर कभी हम लोगों को पहला संख्या को अगर हम लोग ये हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अगर देखिए कभी हमको LCM अगर निकालना रहे तो क्या कर सकते हैं, a इंटू बी में दो संख्याओं को लिखेंगे और डिवाइड कर किससे कर देंगे, HCF से कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा ना। देखिए हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये क्या हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा मास्टर फार्मूला। लेकिन अगर हमारे पास दो संख्या दिया हुआ, हमारा क्या HCF भी दिया हुआ, लेकिन LCM हमको निकालना है, तो LCM निकालना है तो क्या करिएगा, दो संख्याओं को गुणनफल कर दीजिएगा, दो संख्याओं को गुना कर दीजिएगा और डिवाइड क्या कर दीजिए, HCF कर दीजिएगा, तो हमारा LCM निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या करना है, कभी कभी हमको LCM आपको दिया है और HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, a इंटू बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, HCF निकालना है, तो इसे LCM आपको डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, HCF हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये सेम इसी से फॉर्मूला क्रिएट हो गया ना क्रिएट। देखिए हमको अगर आपको a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, मतलब दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होना। अगर हमको LCM निकालना है तो HCF को नीचे भेज दीजिए भागा में, अगर हमको HCF निकालना है तो LCM को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसे अगर हमको पहला संख्या को गायब कर दे, पहला संख्या अगर हम लोग को निकालना है, तो पहला संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा पहला संख्या, और दूसरा संख्या अगर हमको दिया है तो पहला संख्या हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अगर हम लोग a निकालना है पहला संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF गुना LCM करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम लोग b को नीचे भेज देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पहला संख्या भी हम लोग को निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर में आपको यही मात्र दो फार्मूला था, एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला था, a बराबर BQ प्लस R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और एक फार्मूला क्या था, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या आपको रहेगा, HCF LCM रहेगा, इसको आपको क्या जांच करने के लिए, सत्यापित करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो कभी कभी आपको क्या करता है, HCF को गायब कर देगा, तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है तो a इंटू बी दो संख्याओं को गुणनफल कर दीजिएगा और डिवाइड बाय LCM कर दीजिएगा। कभी आपको LCM निकालना पड़ेगा, दो संख्याओं को गुणनफल करिएगा और डिवाइड बाय HCF कर दीजिएगा। कभी कभी आपको पहला संख्या निकालने के लिए ज़रूरत हो जाए तो HCF इंटू LCM कर दीजिएगा और दूसरा संख्या को क्या करिएगा, नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी अगर आपको दूसरा संख्या निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, HCF इंटू LCM करेंगे, आप पहला संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग अब देखेंगे चैप्टर नंबर 2 से, हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में क्या फार्मूला है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, बहुपद है। अब बहुपद में देखिए कौन कौन सा फार्मूला जरूरी है। पहला एक आपका शून्यकों का योग का फार्मूला जरूरी है, शून्यकों का योग जिसको अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला c/a होता है, याद रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योगफल बोलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अगर शून्यकों को गुणनफल बोलेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। एक फार्मूला देखिए और याद रखिएगा, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। अगर शून्य का आपको दिया है, द्विघात बहुपद निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो फार्मूला क्या आता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको हम लोग देखिए इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इस टाइप से भी देखिए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो लिखे हैं उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। शून्यकों का योगफल x
प्लस क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप ज़्यादा यूज करिएगा। द्विघात बहुपद निकालना रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतना कर दीजिएगा तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और शून्यकों को योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। देखिए कभी कभी क्या करते हैं, अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को हम लोग ए जैसा भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला देखें, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने किस रूप में दिखता है द्विघात बहुपद, तो याद रखिएगा किस रूप में दिखता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखिए इसका नाम ही है वो द्विघात, मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें देखिए इसमें दो चर बोला है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसका दूसरा जो समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर बोला है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ एगो एक चर हो गया और यहाँ पर एगो एक चर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चर हो गया, यहाँ पे देखिए दो चर हो गया। अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो चर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए दो चर है ना जी, दो चर है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोला है। युग्म देखिए समीकरण यहाँ पर समीकरण युग्म है, ठीक है। युग मतलब क्या होता है, पेयर होता है। तो दो चर वाला देखिए ये भी एक दो चर वाला और ये भी दो चर वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेयर बन गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ x1 और यहाँ पर y1 और यहाँ पर आपका जो c1 हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए एक चर यहाँ हो गया और एक चर यहाँ पर हो गया। दो चर हो गया, यहाँ पर भी देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी एक चर, यहाँ भी एक चर, दो चर भी हो गया। और रैखिक समीकरण का मतलब देखिए पावर 1 होना चाहिए। देखिए पावर यहाँ भी 1 है, पावर यहाँ भी 1 है, सब जगह पावर 1 है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या होता है, पेयर होता है। अब देखिए दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या नाम दिए, a1 b1 c1 दे दिए, इसको हम लोग a2 b2 c2 दे दिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण इसी रूप में होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों समीकरण को इसी रूप में लिखना है। दोनों समीकरण को इसी रूप में लिखना है। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म रहेगा, पेयर की बात कर रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म रहेगा तो इसी रूप में लिखना रहेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें इसका देखिए कुछ कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, जब a1/a2, देखिए यहाँ पर हम बात किए थे ना, देखिए यहाँ पर देखिए a1 और a2 b1 b2 c1 c2 है ना जी, दो समीकरण रहेगा। तो दो समीकरण में a1 और a2 अगर बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जब a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं रहेगा ना, तब क्या होगा, जो रेखा जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ग्राफ में क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी करती रेखा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो आपको ग्राफ में बनेगा, ठीक है, ग्राफ में बनेगा। उसके बाद पहला कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन याद रखिएगा, युग्म जो होगा वो संगत होगा,
संगत होगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होगा, इस तरह सबको प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा, दो रेखा क्या होगा आपस में प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती रेखा मिलेगा। ग्राफ में देखिए इस तरह प्रतिच्छेदी करती रेखा मिलेगा और उसमें केवल एक हल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं। और जो संगत युग्म होगा क्या होगा, युग्म संगत होगा। तो याद रखिएगा, पहला कंडीशन याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हो जाएगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा रहेगा ग्राफ में। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा रहेगा और केवल एक हल होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु में कट रहा है जी, तो एक बिंदु पे कट रहा था, केवल एक ही हल ना होगा। और युग्म जो होगा संगत युग्म होगा। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन को समझते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है, जब a1/a2 अब बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब क्या a1/a2 और b1/b2 तो बराबर मिलेगा लेकिन c1/c2 बराबर नहीं मिलेगा। जब इस केस में हो जाएगा देखिए तो आपको क्या ग्राफ में देखिए आपको कैसा समांतर रेखा हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया, आपको समांतर रेखा दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक समांतर रेखा दिख रहा होगा। तो समांतर रेखा अगर दिखेगा तो आपको ग्राफ में क्या दिखेगा, तो याद रखिएगा ग्राफ में हमको क्या दिखेगा, समांतर दिखेगा। ठीक है, ये हमारा कैसा रेखा हो गया, समांतर हो गया। आइए मेरा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। मेरा समांतर रेखा होगा ग्राफ, याद रखिए a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो आपको ग्राफ में क्या दिखेगा, समांतर रेखा दिखेगा। अगर आपको पूछेगा तो समांतर रेखा, अगर हल पूछेगा तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। देखिए इसमें कोई भी बिंदु पे इसको कट कर रहा है। देखिए इसमें इसे हम लोग देखे थे एक बिंदु पे यहाँ पर कट कर रहा है एक बिंदु पे। देखिए यहाँ पर एक बिंदु पे कट कर रहा है एक बिंदु, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये भी सीधा लाइन चल गया, ये भी सीधा लाइन चल गया, तो इसमें कोई भी कट कर रहा है, कोई भी कट नहीं कर रहा। तो ग्राफ क्या बनेगा, इस कंडीशन रहेगा तो ग्राफ क्या बनेगा, हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, ग्राफ क्या बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। इस तरह हम लोग समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछेगा जो ग्राफ कैसा होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफ पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, समांतर बोलिएगा। लेकिन हल अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कोई हल नहीं है। अगर आपको युग्म पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, असंगत युग्म होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं। तीसरा कंडीशन को देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 में तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग याद रखिएगा, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है, इसको ऊपर एक रेखा और आ जाएगा, एक रेखा और हो जाए तो ये क्या होगा, जो अनंत बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा ग्राफ इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, संपाती कहलाएगा, संपाती रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ में जो बनेगा क्या बनेगा, संपाती रेखा बनेगा। तो ग्राफ में हमारा जो बनेगा उस संपाती रेखा बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यदि हमारा हल पूछेगा तो हल क्या हो जाएगा, पहला दूसरा ये तीसरा, इसमें पहला ये दूसरा हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा, हल अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक ही लाइन में दोबारा ग्राफ बन गया ना, मतलब एक ही लाइन में अगर दोबारा लाइन खिंचाया गया तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा कि हाँ यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, बहुत सारा कट हो जाएगा, है ना जी। मान लीजिए देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ यहाँ बना और एक ग्राफ यहाँ बना, तो हम लोग बोलेंगे सर एक लाइन में एक बिंदु पर कट हो तो प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, तो यहाँ पर तो कोई हल ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पर एक लाइन में अगर एक लाइन और चाह जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ना, बस यही कंडीशन समझना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे युग्म जो है होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो ये हम लोग को तीसरा चैप्टर हम लोग क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आपका एक बच जाता है अवरज गुणन विधि।
रज गुणनखंड विधि। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए इस तरह से उसका फॉर्मूला है B1C2 माइनस B2C1 बराबर होता है y का C1A2 माइनस C2A1 अब बराबर 1 होता है A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये अवराज गुणनखंड विधि होता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। अब आइए चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर 4 आइए। चैप्टर 4 हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण दिखता कैसा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखेगा, क्योंकि बोला द्विघात मतलब घात तो 2 होना चाहिए, इक्वल टू लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इक्वल टू हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहला जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक हमारा होता है विविक्तर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं। विवेक्तर किसे दिखाते हैं हम लोग, डी से दिखाते हैं। विवेक्तर किसे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, B² माइनस 4AC होता है। उसके बाद हम लोग क्या एक फॉर्मूला जानेंगे, द्विघाती सूत्र का जानेंगे। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती सूत्र हो गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो हमारा एक ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √d। मैंने देखिए यहाँ पर d का मान निकाल कर डायरेक्ट d लिख दीजिएगा, या तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी फॉर्मूला देखते हैं B² माइनस 4AC। d की जगह d का मान बिना निकाले यहाँ पर बैठा के डिवाइड बाई 2a कर दीजिएगा। तो ये भी फॉर्मूला सही है, जो इच्छा वो आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको देखिए जब पहला कंडीशन देखिए जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर क्या हो, 0 हो, या फिर B² माइनस 4AC भी बराबर भी 0 हो, ये भी हो सकता है। तो d बराबर जब 0 हो, क्या हो, d बराबर अगर 0 हो या B² माइनस 4AC बराबर अगर 0 हो, तो मूल जो हमारा होगा, मूल जो होगा वास्तविक एवं बराबर होगा। ठीक है, मूल अगर d बराबर 0 आएगा, मैंने देखिए d का फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर B² माइनस 4AC है ना जी, तो d का मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। अगर d का मान 0 निकल गया या B² माइनस 4AC बराबर 0 निकल गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक है, और उसका दूसरा केस हम लोग देखते हैं, जब d ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब क्या होगा, मूल जो निकलेगा ना, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा केस क्या होता है, जब d लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा, तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होंगे। या फिर कोई मूल नहीं लिखेंगे, कोई मूल नहीं होंगे। पहला कंडीशन हम लोग क्या देखें, d बराबर जब 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, मतलब दोनों जो आंसर आएगा बराबर आएगा। दूसरा कंडीशन d 0 से अगर बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब अलग अलग आएगा। तीसरा कंडीशन क्या देखें, d लेस देन 0, 0 से अगर छोटा आएगा, 0 से अगर छोटा आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मूल अवास्तविक आएगा, मतलब यहाँ पर कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर नंबर 4 तक इसमें है। ठीक है।